5 गरीब बहू का अखबार ढाबा। अरे कितने महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक इस घर का फिर किराया ही नहीं लौटाया है। अरे अगर अब मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें कल के कल इस घर से बाहर कर दूंगा। अब भाई साहब थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे 5 बेटे काम पर गए हैं, शाम को जब आएंगे तो मैं उन्हें किराया देने के लिए कह दूंगी। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से रफा दफा कर दूंगा। अरे मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला जहाँ कोई भी आएगा और रहने लगेगा। मुंशीलाल ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कलावती अपने 5 बेटों के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे ही उसकी 5 बहू उससे पूछती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? राशन तो सारा खत्म हो गया है। हाँ माँ जी, राशन का एक दाना भी नहीं है घर के अंदर। अरे बहू, आज शनिवार का दिन है, आज मेरे 5 बेटों को उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। यहाँ कलावती अपने बेटों के आने का इंतजार कर रही होती है, तो वहीं उसके 5 बेटे गांव की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैनेजर सभी को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे बहुत हुई मजदूरी, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सुरेश के कहने पर सभी मजदूर वहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सुरेश सभी से कहता है, मालिक ने कहा है कि अब से यहाँ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ऊपर से ही सरकार ने मजदूरी बंद कराने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब तुम सब लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम सभी का हिसाब कर देता हूँ। सारे मजदूर अचानक से हल्ला मचाने लगते हैं। अरे भाई साहब, क्यों हम मजदूरों के पेट पर लात मार रहे हो? अगर मजदूरी गांव से खत्म हो जाएगी तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? हमारी माँ इंतजार कर रही होगी कि हमारे बच्चे पैसे लेकर आएंगे, लेकिन जब माँ को ये पता चलेगा कि अब हम कभी भी पैसे नहीं लेकर आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? भैया मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे ये सब छोड़ो, पहले हमें इस लाइन में लग जाना चाहिए, नहीं तो हमारा नंबर सबसे आखिरी में आएगा और फिर आखिरी में पैसा बचे या ना बचे कुछ पता नहीं। अर्जुन की बात सुनकर उसके चारों भाई लाइन में लग जाते हैं। जैसे जैसे उनका नंबर आता है सुरेश उन्हें उनके हिस्से के पैसे दे देता है, जिसके बाद वह 5 मायूस होकर घर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे देखते ही कलावती उनसे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम 5 के चेहरे इस तरह उतरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? कलावती की बात सुनकर उसके 5 बेटे उसे सब कुछ बताते हैं। अब हम 5 बेरोजगार हो गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? ये क्या हो गया? कल अगर हमने मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। माँ जी, मैं तो ये कहूंगी कि हम सब आज की रात यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ रहकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह के समय मुंशीलाल आ जाएगा और हमसे पैसे मांगेगा, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी करेगा। इससे अच्छा तो हम यहाँ से शहर चलते हैं, वहाँ हम सभी को काम मिल जाएगा तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और जो पैसे हमारे पतियों को मिले हैं ये हमारे शहर में काम आएंगे, खाने पीने में। तुम 5 बिल्कुल सही कह रही हो, शायद इसी में समझदारी होगी। चलो सामान बांध लो, आज की रात हम गांव में जब सारे लोग सो जाएंगे तो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कुछ पैसों में से वह उस रात खाने के लिए कुछ राशन का सामान ले आते हैं, जिसके चलते रात को खाना खाने के बाद वो सब अपना सामान उठाकर शहर पहुंच जाते हैं। शहर में पूरे दिन यहाँ से वहाँ भटकने के बाद भी उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। जो पैसे उनके पास बचे हुए थे उन्हें भी वो खाने में खर्च कर देते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े शहर में एक को भी काम नहीं मिला, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। वहाँ पर मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है, चलो थोड़ी देर वहाँ चलकर आराम कर लेते हैं। सृष्टि के कहने पर सभी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। तभी मधु, रूपा और रेखा की नजर पेड़ के पीछे की तरफ बहुत सारे न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ती है। अरे अरे, वहाँ देखो जरा, कितने सारे न्यूज़पेपर नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे न्यूज़पेपर आए कहाँ से, और इस तरह लोगों ने इन्हें बेकदरी से क्यों फेंका हुआ है? मुझे इन न्यूज़पेपर को देखकर दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस न्यूज़पेपर का एक ढाबा बनाएं। ढाबे को हम इस तरह बनाएंगे कि हम उसमें रह भी सकें और उस ढाबे को चला भी सकें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? भला न्यूज़पेपर से कोई ढाबा बन सकता है? अरे ढाबा बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और भी बहुत कुछ चाहिए होगा।
अगर बनाना चाहें तो बन सकता है माँ जी। मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है, हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपनी पांचों बहू की बातें सुनकर कलावती न्यूज़पेपर से ढाबा बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके चलते वो पूरा परिवार मिलकर न्यूज़पेपर से ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। कलावती के पांचों बेटे आसपास से लकड़ियां, बड़े बड़े डंडे ढूंढकर अपनी पत्नियों का साथ देते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर का ढाबा बना देते हैं। हमने ढाबा तो बना लिया, लेकिन अब हम लोग इस ढाबे को चलाने के लिए खाना कहाँ से लेकर आएंगे? ये भी सही बात है, ढाबा चलाने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जो भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तभी कलावती की सबसे छोटी बहू प्रिया सभी से कहती है, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है, क्यों ना हम इसे बेचकर ढाबा चलाने के लिए सामान ले आए। प्रिया को वो अंगूठी उसकी माँ ने शादी के वक्त दी थी, जो उसने कई सालों से संभाल कर रखी थी, लेकिन वह उसे अपने परिवार को चलाने के लिए बेच देती है। जिसके बाद जो भी पैसे आते हैं वो सभी उन पैसों से चावल, राजमा और भी राशन का बहुत सारा सामान ले आते हैं, जिससे वह ढाबे में दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू नान, कई सारी चीजें बनाकर रखते हैं। वहाँ शहर में अभी तक किसी ने भी न्यूज़पेपर से कोई ढाबा नहीं खोला था। न्यूज़पेपर का ढाबा देखकर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा चलकर देखता हूँ कैसा है इस ढाबे का खाना। मुकेश न्यूज़पेपर के ढाबे में जाता है और वहाँ पर खाना खाता है। उसे खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो उन सब की तारीफ करता है और साथ के साथ वहाँ पर कई सारे लोगों को आने के लिए भी कहता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका न्यूज़पेपर ढाबा चलने लगता है और वह उससे अपने खर्चे लायक पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आता है, जो जगह जगह जाकर वहाँ का खाना खाया करता था और उस जगह को फेमस कर जाता था। वह यूट्यूबर न्यूज़पेपर ढाबे पर ब्लॉग बनाने आता है। तो मैं आज आया हूँ इस न्यूज़पेपर ढाबे के पास। यहाँ लोग खाना बहुत खाते हैं। सुना है इस न्यूज़पेपर के ढाबे का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। देखते हैं ये खाना असल में स्वादिष्ट है या फिर ये सिर्फ नाम का है। शमशेर वहाँ का खाना खाता है, उसे बहुत पसंद आता है और वह न्यूज़पेपर ढाबे की बहुत बड़ी वीडियो बनाकर वायरल कर देता है, जिसके बाद कलावती की बहू को बाहर से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते वो अब खूब पैसा कमाने लगते हैं और उन पैसों से वो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर जैसा दिखने वाला एक नया ढाबा खोलते हैं, जो पक्का और टिकाऊ होता है और अच्छा खासा कमाकर शहर में ही सेटल हो जाते हैं, जिसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। रायगढ़ गांव में रहने वाला किशोर पेशे से कपड़ों का कारोबारी था। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी कौशल्या से हुई थी। दोनों दंपत्ति के बीच शादी का स्नेह उमड़ रहा था। किशोर रोज रात को जब थका हारा घर आता, तब कौशल्या उसकी सेवा बाड़ी में समय बिताया करती। समय के साथ गर्भवती होकर कौशल्या एक बेटी को जन्म देती है। बदकिस्मती से इस बीच कौशल्या की दशा बेहद बिगड़ जाती है और वो बोलती है, सुनो जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना अंश तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। आज से ये अंशिका कहलाएगी। इसी के साथ कौशल्या के सांसों की डोर सदा के लिए टूट जाती है, जिसके बाद किशोर दूधमुही बच्ची को इसका कसूरवार मान लेता है। अभी कौशल्या की मौत को महीने भी ना बीते थे। इसी बीच किशोर ने उसे बिसार कर दूसरे गांव की रहने वाली रमिया से ब्याह कर लिया। सुनो जी, ये किसकी बच्ची है? ये बच्ची नहीं, एक बला है। जनते ही माँ को खा गई। मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दिया इसने। नन्ही सी बच्ची के लिए किशोर के मन में इतनी नफरत देखकर रमिया कहती है, आज तक तो मैंने खून के खातिर माँ बाप को खुद को न्यौछावर करते देखा था, मगर सगी बेटी के प्रति बाप के मन में इतनी कुड़कुड़ाहट पहली दफा देख रही हूँ। सुनहरा मौका है रम्या, चिंगारी जल रही है, बस इसे अपने साजिश के हवा से सुलगाते रहना है। अंशिका के प्रति किशोर के मन में कड़वाहट देखकर रमिया रोजाना उसके मन में बुराई के बीज बोया करती। दूधमुही अंशिका सारा दिन भूख से बिलबिलाती जमीन पर लोटपोट होते हुए थक हार कर सो जाती है।
कुछ ही महीनों के बाद रमिया भी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है और इसके जन्म के साथ सगे और सौतेलेपन की दीवार की नींव पड़ जाती है। मेरी ये बेटी मेरे लिए बरकत बनकर आई है। इसके आने से अनाज भरपूर हो गई है, इसलिए आज से ये अंजलि कहलाएगी। समय गुजरता है, जहां एक ओर अंजलि को माँ की ममता और पिता का प्यार एक साथ मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर अंशिका का ज्यादातर दिन भूख से बिलबिलाते हुए बीतता। अंशिका हाथ पांव सिकोड़कर रसोई घर में सो रही थी। तभी रमिया बाल्टी भरकर ठंडा पानी अंशिका पर उड़ेल देती है। ठंड से थर्राती हुई अंशिका उठ खड़ी होती है। खुल गई नींद लाडो रानी की। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है और तू पाँव पसारे सो रही है। माफ कर दो माँ, रात को जाड़ा बहुत ज्यादा था ना, इसलिए देर से नींद आई। ये भाषणबाजी बंद करके काम कर जल्दी से। मेरे लिए अदरक इलायची की चाय बना कर ला। अंशिका काम में जुट जाती है। तभी दबे पांव अंजलि रसोई घर में आती है। अंशिका जीजी, मैं कोई मदद करूं? अरे नहीं छुटकी, अगर माँ बाबूजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो जाने कयामत आ जाएगी। तू जा। रमिया और किशोर इस बात से बेखबर थे कि उनके लाख फूट डालने के बावजूद भी दोनों सौतेली बहनों में सगे से बढ़कर प्यार शुमार था। एक दिन की बात है, किशोर और रमिया हॉल में एक साथ बैठे बात कर रहे थे। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुझे कितनी बार कहा है ना कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया कर। सारा दिन अब घनघोर ग्रहण में बीतेगा। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर कहती है, माँ बाबूजी, बाकियों की तरह मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ने का मन करता है। मुझे स्कूल में दाखिला दिला दो। आहा, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। अरे जब देखो हमारी बेटी की बराबरी किए रहती है। बाबूजी, मुझको स्कूल में दाखिला दिला दो, मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। रमिया के कड़वे बोल की कूटनीति में आकर किशोर अंशिका को बहुत मारता है। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत करो। जीजी को मत मारो बाबूजी, वो मर जाएगी। जाने इस बैरन ने कौन सा मंत्र मारा है मेरी बेटी पर, जो इसी का राग अलाप लगाए रहती है। अजी मैं तो कहती हूँ कोठरी में बंद कर दो इसे। 4 दिन भूखी रहेगी तो स्कूल जाने का बुखार उतर जाएगा। माँ की मार और पिता की दुत्कार सहते हुए अंशिका बड़ी हो जाती है। जहाँ अंजलि कॉलेज में पढ़ती लिखती, वहीं बेचारी अंशिका चौका बर्तन में ही दिन बिताती। एक रात किशोर रमिया से कहता है, रमिया, अपनी अंजलि अब सयानी हो चली है, अब कोई रईस सा रिश्ता खोजकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अजी मगर अंशिका से पहले अंजलि की शादी करेंगे तो गांव गढ़ के लोग जीना दुश्वार कर देंगे। पहले इस बैरन को कहीं बांधना होगा। किशोर गांव के पंडित को अंशिका की तस्वीर थमाकर शादी के रिश्ते खोजने को बोलते हैं। 2 दिन बाद सुषमा अपने 2 बेटों प्रवेश और रघुवीर के साथ उनके घर आती है, जहां अंशिका सादा सा सूट और अंजलि महंगा सा सूट पहनकर उनके सामने आते हैं। हमें आपकी दोनों बेटियां पहली नजर में भा गई है। ईश्वर की दया से अन्न जल के खत्ते कभी खाली नहीं पड़ता। कपड़ों के कई मेल हैं। सबका हिसाब किताब मेरा छोटा बेटा प्रवेश देखता है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति खुसुर फुसुर करने लगते हैं। रम्या, जमा पूंजी की बागडोर छोटे बेटे के हाथ में है, इससे ही अंजलि की शादी होगी। क्या हुआ बहन जी, सब खैरियत तो है? जी देखिए बहन जी, जो कि अंशिका, तो इसका ब्याह रघुवीर और अंजलि का ब्याह प्रवेश से तय समझिए। और रही बात दान दहेज की, तो अपनी छोटी बेटी के ब्याह में हम बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तू देख लेना अंजलि बिटिया, तेरे बाबूजी इतने शानो शौकत से तेरी शादी करेंगे कि पूरा गांव देहात देखेगा। लाखों का लहंगा दिलाऊंगा तुझे बेटा। और अंशिका जीजी का क्या बाबूजी? तू फिर उस मनहूस को बीच में ले आई। इस बैरन के ब्याह में मैं एक फूटी कौड़ी न लगाऊं। मुझसे पहले आप पर अंशिका जीजी का अधिकार है। अरे आप दोनों जानते भी हैं, आप दोनों की नफरत जीजी के दिल पर नाग की तरह लौटती है।
कम से कम इस घर से उन्हें हंसी खुशी विदाई तो दे दीजिए। क्या करूं मैं मेरी बेअकल बेटी का, ना जाने इस बैरन ने कौन सी घुट्टी पिलाई है जो इसी के पक्षदारी में बोलती है। सुन अंशिका, इस ब्याह के बाद इस घर के द्वार तेरे लिए बंद हो जाएंगे, इसे अभी से गांठ बांध ले। जाने कैसा काठ का कलेजा है आप दोनों का। चलो जीजी। देखते ही देखते ब्याह की बेला दस्तक देती है, जहां रमिया और किशोर अपनी सगी बेटी की हल्दी मेहंदी की रस्में धूमधाम से करते हैं। वहीं सौतेली बेटी की हथेली एकदम सूनी होती है। जहां अंजलि लाखों का लहंगा और महंगे मेकअप से सजती संवरती है, वहीं अंशिका अपनी स्वर्गवासी मां की शादी की साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसके साथ बारात उनके घर के द्वार पर दस्तक देती है। जहां सगी बेटी की शादी सजे धजे मंडप में होती है, वहीं अंशिका के फेरे साधारण मंडप में होते हैं। तभी अंत में सुषमा कहती है, कितनी शर्म की बात है किशोर भाई साहब, रमिया ने तो अंशिका को कोख से जन्म ना दिया था, मगर अंशिका तो आपका अंश है। बावजूद इसके आपने दोनों बेटियों के बीच ऐसा बर्ताव किया। इस सगे और सौतेलेपन को मैं उसी दिन भाप गई थी जिस दिन मैं आपके घर रिश्ता लेकर आई थी। बावजूद इसके मैंने ये रिश्ता केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इन दोनों बहनों के बीच सगों से बढ़कर स्नेह है। सासू माँ शांत हो जाइए, समाज के सामने बाबूजी को शर्मिंदा ना कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख लो बाबूजी, जिस बेटी को आपने दुलार की जगह दुत्कार दिया, वही बेटी आपके लिए मिन्नत मांग रही है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति बेहद शर्मसार होते हैं। अंशिका बेटी, अपने बाबूजी को माफ कर दे। असल कसूरवार तो मैं हूँ जिसने बाप बेटी में फूट डाला। ऐसा ना कहो माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस इतनी इच्छा रखती हूँ कि मुझ अभागन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर विदाई दे दो। ये सुनकर किशोर उसे सीने से लगा लेता है और अंत में दोनों एक साथ बेटियों की विदाई करते हैं। इस तरह अंशिका को विदाई की बेला पर माँ बाप का प्यार तो मिलता है, साथ ही शानो शौकत से भरपूर ससुराल और प्यार करने वाला पति भी मिलता है।